नमस्कार। मैं दिलीप सरोज से भारतीय भारतीय संविधान दिन की 26 नवंबर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय शासन IAS एकेडमी की ओर से सभी दर्शकों, सभी देशवासियों एवं सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम देने वाले स्टूडेंट, आप सभी को सहृदयतापूर्वक भारतीय संविधान दिन 26 नवंबर, जिसे लॉ डे भी कहा जाता है, इस दिन के ऊपर आप सभी को एकेडमी की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का क्लास एवं संविधान दिन जिस स्थितियों में बना, संविधान दिन की संविधान बनाने की क्या आवश्यकता थी, और 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रभाव में आना, इस बात में आज पूरी मात्रा में लेक्चर होगा, जो पूरी मात्रा में संविधान के ऊपर होगा। संविधान किसी देश का एक ऐसी सूत्री है जिस किताबी सूत्री से देश की शासन, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्णय ये सभी लिए जाते हैं। संविधान के मुताबिक जिस देश को चलाया जाता है, वो देश लगभग पूरी मात्रा में तरक्की की ओर चला जाता है, और जिसे सुरक्षितता, एकता, एकात्मता पूरी मात्रा में प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं हम कि भारतीय संविधान दिन 26 नवंबर को मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान किस स्थितियों से चलते चलते 26 नवंबर तक आ पहुंचा। सबसे पहले हम ये देखेंगे, थोड़ा पूर्व इतिहास में जाएंगे संविधान बनने के पहले। जैसा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी प्राप्त हो गई, उसी समय भारत में 1935 का भारत शासन नियम तथा 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 के रात को ही समाप्त हो चुके, जिसके बाद भारतीय आज़ादी या भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद नेशनल लेवल के लीडरों के सामने ये सुझाव आया था, या उनके मन में ऐसी चर्चा चल रही थी। जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, बहुत सारे लोग भारत को आज़ादी मिलने के बाद भारत किस तरह से चलाया जाएगा, ऐसे एक विशेष मात्रा में ब्रिलियंस प्रवर्ग सोचते थे, लीडर भी सोचते थे। जब तक भारत की आज़ादी प्राप्त नहीं हुई, तब तक इस बात की जिक्र लगभग 10-12 साल पहले हुआ। सबसे पहले भारतीय आज़ादी आंदोलन के चलते ही स्वतंत्रता प्राप्त होने के पहले कि भारत नेशनल लेवल के लीडर एवं ब्रिलियंस का प्रवर्ग, इनमें से चर्चा के बाद ऐसा सुझाव एक ओर से आया था कि हमें संविधानात्मक, लोकशाही, संसदीय युक्त शासन प्रणाली की तरह से हमें भारत देश को चलाना होगा। इसके लिए इस बात पे चर्चाएं होती रही, और आप अभी देखते हैं कि सबसे पहले संविधान सभा गठन का विषय कहाँ से शुरू से लेकर 26 नवंबर 1949, जिस दिन पूरी मात्रा में संविधान स्वीकारा गया, इस देशवासियों ने, संविधान सभा ने
अर्पित कराया गया, तब तक का इतिहास आज के इसमें हम देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले संविधान सभा गठन का विचार 1934 में मिस्टर एम रॉय ने सामने रखा। जो 1934, हमें 47 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तकरीबन 13 साल पहले ही संवैधानिक लोकशाही चलाने के लिए सुझाव आने लगे थे। इसलिए संविधान सभा गठन का विचार 1934 में एम रॉय द्वारा प्रकट कराया गया था, जबकि वो स्थितियां भारतीय आजादी आंदोलन की उचित मात्रा में सर्वव्यापी हो चुकी थी। हर देशवासी चाहता था कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब देखते हैं, एम रॉय जो वामपंथी दलों के नेता थे, एक बहुत प्रभावशाली, बहुत विचारवंत एवं आजादी को अपने आप को पूरी मात्रा में समर्पित करने वाले नेता थे, जिन्हें बहुत सारी जनसंख्याएं कम मात्रा में पहचानती है। लेकिन वही थे जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा गठन का प्रकटीकरण का विचार मिस्टर एम रॉय ने किया था भारतवर्ष के लिए। चलो दूसरा विचार देखते हैं। इसके बाद हमें पता है, एक्टिव ह्यूम के द्वारा राष्ट्रीय आजादी आंदोलन कार्यकाल खंड में जितने भी छोटे मोटे राजनैतिक स्तर के संगठनाएं थी, सबसे पहले तो जमींदारी का ही संघ था, उसके बाद उसके साथ में नेशनल लेवल पे बहुत सारे संगठनाएं तैयार हुई और उन सभी का एक संघ बना के एक्टिव ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापन की थी, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। एम रॉय का विचार सुनने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय आजादी आंदोलन के चलते समय एक सुझाव आया या मांग आई कि संविधान सभा गठन की मांग की जाए। कांग्रेस के अधिवेशन में और आमतौर पर पूरी जनता में, देश में कांग्रेस की ओर से 1935 को संविधान सभा गठन करने की मांग कांग्रेस द्वारा रखी गई, मांग दी गई शासन की तरफ। इसके बाद 1935 के बाद 1938 में बतौर नेशनल लेवल के लीडर एवं कांग्रेस के बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने इस बात की मांग रखी कि भारतीय संविधान सभा वयस्क मतदाताओं द्वारा संविधान निर्वाचित होकर संविधान सभा का गठन कर देना चाहिए। ये मांग थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जिन्होंने भारत देश को चलाने के लिए, यहाँ की शासकीय पद्धति चलाने के लिए संविधान सभा का गठन हो, वो भी वयस्क मतदाताओं द्वारा, जो हमारी असेंबली संभालेगी। ये उनकी मांग थी। इस मांग को लेकर 1938 की मांग को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस बारे में सोचने लगे कि अब भारतीयों के साथ मिलजुल कर रहकर ही भारत में अपना राज चलाया जा सकता है, अन्यथा बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जिसके साथ जब भारतीय संविधान सभा की, जिसके तहत
ब्रिटिश सरकार की ओर से स्वीकृति प्राप्त हो गई। ये जो डिमांड रखी थी, प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, उसकी डिमांड लगभग स्वीकृति मिल चुकी है डिमांड को, और उसे ही 1940 का अगस्त प्रस्ताव कहलाया जाता है। उसमें यही मांग थी, वयस्क मतदारों द्वारा निर्वाचित होकर आने वाली संविधान सभा उसके मुताबिक इस देश का संविधान बनाया जाएगा। यहां तक ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम 1940 के बाद क्रिप्स आयोग आया था ब्रिटेन से, जिन्होंने गवर्नमेंट से भेजा था, और उसमें उन्होंने एक लिखित कागजात लाए थे जो देश को संविधान के तौर पर देना चाहते थे, लेकिन उसे 1942 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके बाद में लागू होना था। पर उस समय हमारे देश के नेताओं ने 1942 को शुरू होने वाला जो दस्तावेज था, जिसे क्रिप्स योजना नाम के लेकर आए थे, उसे ठुकरा दिया। उसके बाद 1942 के बाद में 1946 को लगभग संविधान सभा के स्वरूप में हमें जो एक रास्ता मिला, जो एक संधि प्राप्त हुई, उसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ से शुरू हो चुकी है संविधान सभा की तैयारियां एवं संविधान बनाने की तैयारियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1942 के बाद में हमें जो संविधान सभा का मायना तैयार करना था, एक स्थितियां तैयार करनी थी, वो लगभग 1946 में शुरू हो चुकी है। और 1946 से जब शुरुआत हुई तो लगभग भारत देश के अंतर्गत आने वाले ब्रिटिश व्याप्त भारत प्रदेश, भारत में सिवाय उसके अलावा बसे हुए 562 राज्य, जिसे रियासतें कहलाई जाती है, इन टोटल भूभाग को मिला के संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का गठन करना था। ब्रिटिश व्याप्त भारत एवं यही भारत में 562 नरेंद्र जी का भी रियासतें थी। वो रियासतें और ये मिला के कुल मिला के हमें 296 सीटें, कुल मिला के हमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत व्याप्त के लिए मिली थी। ब्रिटिश व्याप्त भारत का भूभाग में से संविधान सभा बनाने हेतु 296 सदस्य को नियुक्त करना था या निर्वाचित करना था। इसके बाद देखते हैं हम 93 सीटें देशी रियासतें को मिली थी। देशी रियासतें भारतवर्ष में ब्रिटिश व्याप्त भारत शिवाय बचा हुआ जो भू प्रदेश था, उसमें लगभग 562 नरेंद्र जी थे, उनकी रियासतें। लेकिन रियासतें इतनी बड़ी नहीं थी जितने बड़े भारत ब्रिटिश था। तो देखिए, इसके बाद में देशी रियासतें को 93 सीटें मिली है संविधान सभा में भेजने के लिए, और ब्रिटिश भारत भाग के अंतर्गत आने वाले 296 सीटें मिली है, जिसमें भी थोड़ा सा विश्लेषण किया गया, वर्गीकरण किया गया। 292 सीटें ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 11 गवर्नर के प्रांत थे। गवर्नर दर्जा का कारोबार ब्रिटिश व्याप्त भारत में 11 प्रांतों में चलाया जाता था, और बचे 4 भाग 296 में से
4 भाग में ब्रिटिश भारत में हाई कमिश्नर दर्जा लेवल के अधिकारियों द्वारा चलाया जाता था। तो उनको एक हाई कमिश्नर के एरिया को एक सीट मिली, कुल मिला के 4 सीटें उनकी हो गई और 252 सीटें 11 प्रांत के गवर्नर को प्राप्त हो गई। एवं 93 सीटें देशी रियासतें को प्राप्त हुई, जो रियासतें को कुछ रियासतों में 5 लाख लोक संख्या, कुछ रियासतों में 2 लाख लोक संख्या, कुछ रियासतों में 10 लाख लोक संख्या, कुछ रियासतों में 15 लाख लोक संख्या। कुल मिला के उस समय के जनसंख्या के आधार पर 10 लाख लोगों के पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव चुनवा लिया जाएगा, जो संविधान सभा के लिए गठन के समय 10 लाख के पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव का प्रमाण रखा गया था। और इसके बाद रियासतों में से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आने वाले थे, 93 सीटें भरने वाली थी, तो 15 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख ऐसा कुल मिला के इकट्ठा करके, जहाँ 10 लाख लोक संख्या, जिनकी रियासतों में 10 लाख लोक संख्या थी, वो सीधी मात्रा में एक रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे थे। जहाँ पे 2 थी, 3 थी, 5 थी, 7 थी, वो 10 लाख का कैलकुलेशन करके 2-3 रियासतों में मिला के एक उम्मीदवार भिजवा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक बात ख्याल में योग्य है, देशी रियासतों से आने वाला रिप्रेजेंटेटिव रियासतों का प्रमुख निर्वाचित करेगा, या रियासतों का राजा कहिए, नरेंद्र कहिए, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव स्वयं या और किसी को संविधान में भिजवाएगा। एक महत्वपूर्ण बात थी इसमें। तो देखते हैं, आखिरकार 296 सीटों में से 292 गवर्नर और 4 सीटें मुख्य आयुक्त। उसके बाद में किस तरह से उम्मीदवार को संविधान सभा में भिजवाना था, इसके लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मूला दिया था। वो फार्मूला किस तरह से था, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आने वाली 296 सीटों में से 3 सामुदायिक स्थितियां, कितनी स्थितियां, 3 सामुदायिक स्थितियां, ब्रिटिश प्रांत सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर अनुपात में, जहां पे मुस्लिम, सिख और सामान्य 3 कैटेगरी रखी गई थी। 296 सीटों में से मुस्लिम, सिख और सामान्य, ये तीनों मिला के जिन जिन मतदार संघ में, संविधान सभा का 10 लाख लोगों का मतदार संघ में जिन मुस्लिम, सिख या सामान्य की जनसंख्याएं ज्यादा होगी, उनके अनुपात में रिप्रेजेंटेटिव संविधान सभा में भिजवा दिया जाएगा। ये बात थी इसमें। इसके बाद देखते हैं हम, समुदाय के प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रांतीय असेंबली सदस्य में से सदस्य समुदाय द्वारा एकल संक्रमणीय मत समानुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान के द्वारा भिजवाना था। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक विश्लेषणात्मक बात देखते हैं। जैसा कि हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि वयस्क मतदारों के आधार पर चुनाव होकर संविधान सभा में रिप्रेजेंटेटिव भिजवा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अलगतापूर्वक बात दिखाई देती है हमें, समुदाय के प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रांतीय असेंबली सदस्य समुदाय द्वारा
किया जाएगा। जैसा कि 11 प्रांत हैं, ब्रिटिश भारत के गवर्नर के 11 प्रांत हैं, 11 प्रांत में असेंबलियां हैं और उस असेंबली में समुदाय के चुनकर आए हुए जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन रिप्रेजेंटेटिव में से ही असेंबली में एक सदस्य भिजवाना था। वो उसके समुदाय के मुताबिक प्रमाण में भिजवाना था और उसका जरिया था एकल संक्रमणीय मत, समानुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान द्वारा। एकल संक्रमणीय मत का मतलब क्या होता है? समानुपातिक मतदान द्वारा क्या होता है? एक इंसान क्रमवारिता के मुताबिक, एक इंसान, एक वोटर्स किसी कैंडिडेट को प्रथम क्रमांक, किसी कैंडिडेट को द्वितीय क्रमांक, किसी कैंडिडेट को तृतीय क्रमांक, इस प्रकार से मतदान करके एक संक्रमणीय मतदान व्यवस्था, जिसका वैल्यूएशन समानुपातिक होता है, के द्वारा हमारे संविधान सभा में प्रांतीय असेंबली में चुनकर आए हुए प्रवर्गों से ही होना था। आम जनता से चुनाव नहीं हुआ था, ये बात ख्याल में रखिएगा। उसके बाद देखते हैं हम, चलो इसके बाद में चुनाव का जरिया, चुनाव की स्थितियां पूरी मात्रा में हो चुकी। अब लगभग प्रत्यक्षता तौर पर भारतीय संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 को संपन्न हुए। चुनाव का जरिया देख लिया, चुनाव कहाँ से हुआ, किनके द्वारा हमारे रिप्रेजेंटेटिव संविधान सभा में भिजवा दिए गए नेशनल असेंबली के लेवल पर। उसके बाद में 1946 के जुलाई अगस्त के बीच में चुनाव संपन्न हुए। उस समय भारतीय राष्ट्रीय आजादी आंदोलन के समय सभी जनता जनार्दन नेता एकता के साथ ब्रिटिशर से आजादी प्राप्त करने हेतु लड़ रहे थे। इसमें कोई दूजा भाव नहीं था। इसके बाद स्थितियां कुछ चेंजिंग हुई नजर आती है। जैसा कि चुनाव होने के बाद जो नतीजे आए, नतीजों को देखकर कुछ पॉलिटिशियनों की अपनी अपनी मंशा जाहिर करने की स्थितियां इस समय सामने आया था। और उस समय राष्ट्रीय आजादी आंदोलन के समय जब 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए जुलाई अगस्त में, उस समय प्रमुखता के तौर पर, केवल मात्र प्रमुखता के तौर पर 2 पार्टियां ही यहाँ पे अपना अपना कैंडिडेट खड़ा कर चुकी थी। पहले तो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरी बात थी मुस्लिम लीग। इन दोनों ने संविधान सभा के सदस्यों के लिए अपने अपने उम्मीदवार जितने भी सीटें प्राप्त हुई थी उन सभी के लिए रखा था, खड़े किए थे। इसके बाद साथ साथ जो चुनाव नतीजे आए उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से संविधान की शुरुआत हमारे संविधान सभा से होती है, जिसका असर इस चुनावी नतीजे से बहुत काफी मात्रा में डाला है। तो देखते हैं। अब सबसे पहले चुनाव हुए ब्रिटिश भारत में। हमें चुनाव के नतीजे में ब्रिटिश भारत का चुनाव कितनी सीट के लिए हुआ था? 296 सीट के लिए हुआ था। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है और अन्य 15 दल थे। आरपीआई है, जनसंघ आरपीआई है और पंजाब नेशनल कांग्रेस है और बहुत सारी विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियां थी। इसमें कुछ इंडिपेंडेंट थे। तो सबसे पहले देखते हैं 296 सीटें का रिजल्ट चुनाव इनमें होना था, क्योंकि 93 जो सीटें थी ये देशी रियासतें
खुद के राजा अपने रिप्रेजेंटेटिव को भिजवाने वाले थे या खुद जाने वाले थे। इसका उद्देश्य हुआ, टोटल मिला के 296 सीटों का मतदान हुआ, डायरेक्ट चुनाव हुआ, जिसमें से ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई। बहुमत इनका ही चला, 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त हुई। उसके बाद मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। 73 सीटें भारतवर्ष में मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी। एवं कई प्रादेशिकता के तौर पर कई छोटी मोटी पार्टियां एवं कुछ इंडिपेंडेंट, ये कुल मिला के केवल 15 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी हुई थी? केवल मात्र 15 सीटें प्राप्त हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ है सीधे सीधे 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग 73 सीटें एवं अन्य 15 सीटें, कुल मिला के 296 सीटों का रिजल्ट बाहर हुआ था। और यही से संविधान सभा का गठन, कौन सी बाजी भारी पड़ी, और जब इतनी बड़ी सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आई तो जाहिर है बहुमती दल का प्रभाव रहना स्वाभाविक है। तो चलो देखते हैं इसके बाद में क्या होता है। यहां तक आ गए हम, चुनाव संपन्न हुए, सीटों का भी रिजल्ट सामने आ चुका है, संविधान सभा की सत्ता किधर जाने वाली है ये भी पता चल चुका है। इसके बाद देखते हैं हम सभा की कार्यवाही, जो हमारे देश के लीडरों ने यहाँ पे ये भी बात जोड़ना पड़ेगा हमें कि संविधान दिन को लॉ डेज भी कहलाया जाता है, जो एक ब्रिलियंसी का ग्रुप था जिन्होंने भी राष्ट्रीय आजादी आंदोलन में काफी मात्रा में अपना सहयोग दर्शाया है, जिसे वकील लॉबी कहलाई जाती है। वकील लॉबी ने भी इस संग्राम में बहुत सारा उच्चांक लेवल पे अपना कार्य दर्शाया है, इसीलिए संविधान दिन को लॉ डेज भी कहलाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सभा का स्थापना हो चुका है, 208, 73, 15 जो भी मेरे सब प्राप्त हो चुकी है। अब संविधान सभा का गठन होने के बाद संविधान सभा किस लिए बनाई गई है, संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, और संविधान सभा क्या करने जा रही है, और संविधान सभा ही कितनी कमेटियां बनाने वाली है जो हमारा संविधान बनाने के लिए सहयोग होगा, तो इसके बारे में जरा देखते हैं विश्लेषणात्मक। अब सभा की कार्यवाही रिजल्ट आने के बाद, अगस्त को रिजल्ट समाप्त हो चुके, सभी लीडरों की अपने अपने पार्टियों के साथ वार्तालाप हो चुकी, सदस्यों के साथ बातचीत हो चुकी। अब क्या करना है, इसके आगे आने की समय आ चुका है। तो अब देखते हैं हम सभा की कार्यवाही, भारतीय संविधान सभा की कार्यवाही 9 दिसंबर 1946 को शुरू हो चुकी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जो हमारे देश की भविष्य निर्माता थे, जो हमारे देश को सुरक्षितता, संरक्षितता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हर चीज का अच्छापन दिलाने हेतु पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जो असंख्य सालों के बाद हमारे यहाँ भारतवर्ष में संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें थोड़ा वक्त दूंगा आपका, लगभग आर्यकाल से लेकर ईसा पूर्व 372 से लेकर ईसा पूर्व के बाद न जाने कितने राजघराने आए, न जाने कितने राजवंश चले, कितने सम्राटों का स्थापित हुए,
कितने जनों ने कारोबार किए, लेकिन संविधान सभा जो हमारे देश के लोग खुद के ओर से राज्य कारोबार चलाने हेतु प्रेरित करने की स्थितियां थी, वो इतने सालों के बाद पहला शुभ दिन मिला हमें 9 दिसंबर 1946। यहाँ पे 296 लोग चुनकर आए थे और देशी रियासतों को जो 73 जगह दी थी, उन्होंने अभी तक संविधान सभा में किसी नरेंद्र ने अपना रिप्रेजेंटेटिव या खुद को सभा में स्थापित नहीं किया था। तो 296 सीटों में से सदस्य चुनकर आए थे और यहाँ पे देखिए 9 दिसंबर 1946 को जैसी सभा की कार्यवाही शुरू हुई, उसी समय मुस्लिम लीग द्वारा सभा पे बहिष्कार डाला गया। शुरुआती तौर पर बहिष्कार डाला गया और यहाँ पे देखते हैं हम 9 दिसंबर 46 को मुस्लिम द्वारा बहिष्कार, बचे हुए 211 सदस्य संविधान सभा में बैठे थे। जो देश का संविधान निर्माण करने वाले थे, जो दिन आज मना रहे हैं हम, उसकी शुरुआती के तौर पर ये स्थितियां थी इस देश में। 211 सदस्य बैठे थे, बाकी की मुस्लिम लीग द्वारा सभा पे पहले मीटिंग में बहिष्कार डाला गया था। चलो देखते हैं उसके बाद में क्या होता है। और ये सभा में जो एक अनौपचारिकताएं थी, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा नाम के जो बड़े लीडर थे, अनुभवी लीडर थे, उन्हें 9 दिसंबर को अस्थायी तौर पर सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जो सभा को संभालने वाले थे, चलाने वाले थे। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक रहे। इसके बाद दूसरी बात साथ में ये हुई, 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को के पहले 11 दिसंबर 1946 को खरी मात्रा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इनकी सीटें भराई गई। तो देखते हैं 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र बाबू प्रसाद जी स्थायी तौर पर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए, निर्वाचित करा दिए गए या नियुक्त किए गए उनमें से। उसके बाद हमें शुरुआती तौर पर संविधान सभा को 2 उपाध्यक्ष प्राप्त हुए थे और 2 उपाध्यक्ष ये थे, एक थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी, जो भारतीय राष्ट्रीय आजादी आंदोलन में बहुत उचित मात्रा में अपने आप को समर्पित कर चुके थे, जो एक ब्रिलियंसी के तौर पर हाई क्लास थे। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी प्रसाद 11 दिसंबर को अध्यक्ष बन चुके हैं, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी इस संविधान सभा के उपाध्यक्ष बन चुके हैं। अब इसके बाद अब सही मायने में संविधान सभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है, जो इस भारत का निर्माण करेगी और इस भविष्य में इस भारत देश को शासन प्रशासन चलाने के लिए एक संविधान की निर्मित करेगी, एक संविधान बनाएगी। इस बात से ख्याल रखना। चलो अब यहाँ से हो गया। उसके बाद देखते हैं हम 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के लीडर जवाहरलाल जी नेहरू द्वारा सभा के सामने संविधान सभा
जिस स्थिति के लिए बनाई गई उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य पत्रिका क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर बतौर नेशनल लेवल के लीडर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडर जवाहरलाल जी नेहरू जी ने अपना भाषण दिया। उनका पहला भाषण है संविधान सभा में, जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रेषित कर रहे हैं। उद्देश्य प्रस्ताव क्या उद्देश्य है संविधान सभा का इस देश के लिए, उसके संदर्भ में अपने भाषण में हमें बताने वाले हैं। तो थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया संविधान सभा के सामने, जो जवाहरलाल जी नेहरू जी ने रखा। सबसे पहले बात करी उन्होंने अपने भाषण में, संविधान सभा भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। ये जो बनाई हुई सभा है भारतीय संविधान सभा, ये सभा भारत को स्वतंत्र संप्रभुत्व स्वतंत्र संप्रभु एवं गणराज्य घोषित करती है। ये 3 अल्फाजों में बहुत सारी स्थितियां निहित है। अब गणराज्य बोले तो गणों का राज्य, लोगों का राज्य, एवं लोगों के द्वारा निर्वाचित हो चुके हुए जो संसदीय सदस्य है उनके द्वारा नियुक्ति हो चुकी है, उनके द्वारा जो चुनाव होते हैं राष्ट्रपति जी के, और राष्ट्रपति जी जिस देश को होता है वहाँ पे गणतंत्र दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो गणतंत्रीय दिन ये है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट संप्रभु सॉवरेन एवं गणराज्य रिपब्लिक डे। ये 3 को संविधान सभा भारत को अर्पित करना चाहती है। तीनों की स्थितियां भारत को दिलाना चाहती है, देती है, दिलाना चाहती है, देती है। इसके बाद भारत को भविष्य में शासन एवं अपना प्रशासन चलाने के लिए एक संविधान निर्माण करना चाहती है, एक संविधान निर्माण करना चाहती है। ऐसा नेहरू जी ने अपने प्रथम लफ्ज में कहा था। ये उद्देश्य प्रस्ताव है। और दूसरी बात देखते हैं हम, ब्रिटिश भारत में शामिल क्षेत्र, देशी रियासतें तथा वे सभी बाहर के क्षेत्र जो शामिल होना चाहेंगे भारत संघ का हिस्सा बना दिया जाएगा। देखिए क्या होता है, भारत की आजादी अभी प्राप्त होने की है। भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त होगी, लेकिन इसके पहले ही ब्रिटिशर्स ने संविधान सभा का गठन करने की अनुमति दे डाली और हमारे लीडरों ने संविधान सभा भी बना ली। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, भारत में शामिल वो सभी क्षेत्र, भारत में शामिल क्षेत्र का मतलब ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आने वाला वे सभी भूभाग जहां पे 296 सीटें चुनकर आई है। उसके बाद वे अन्य क्षेत्र जो भारत में शामिल है और वे अन्य है। अन्य का मतलब होता है 562 रियासतें, वहां के राजा महाराजा का क्षेत्र, वो अन्य क्षेत्र। सिवाय इसके साथ इन दोनों मिलाकर के बाहर का जो भूभाग होगा वो अगर आना चाहते हैं तो उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा और भारत संघ का अखंड भाग माना जाएगा। ये पूरे सभी क्षेत्र एक भारत होंगे, भारत के अंतर्गत निहित होंगे, अखंडत्व एवं एकता प्रदान की जाएगी। ये संविधान सभा का दूसरा उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने रखा था, दूसरा था। इसके बाद देखते हैं, सभी क्षेत्र राज्य की सीमाएं संविधान सभा द्वारा निर्धारित की जाएगी। संघ की निज शक्तियां छोड़कर अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होगी। उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा यह भी बताया गया, यद्यपि सभी भारत
ब्रिटिश व्याप्त भारत के भूखंड, नरेंद्र व्याप्त के भारतीय भूखंड एवं शिवाय इसके अलावा कोई जो भी आएंगे वो टोटल एक भारत, अक्षुण्ण भारत बनाया जाएगा। और इसके बाद जिन जिन राज्यों की निर्धारित सीमाएं रखनी होगी, बनानी होगी, वो सीमाएं या अखंड भारत की बहिर्गत सीमाएं संविधान सभा द्वारा रखी जाएगी, बनाई जाएगी। सीमाएं संविधान सभा द्वारा बनाई जाएगी। तथा उन्होंने ये भी कहा था कि संघ के निहित होने वाले सभी क्षेत्र, बाहर के अंदर के, नरेंद्र जी के, एक संघ, भारत संघ की कुछ शक्तियां होगी, कुछ कानून कायदे होंगे, शक्तियां होगी। वो शक्तियां छोड़कर यद्यपि संबंधित आए हुए राज्यों, नरेंद्र या और कोई अन्य, वो अपने राज्यों के लिए कुछ शक्तियां स्वयं प्राप्त कर, स्वयं रखना चाहते हैं राज्य चलाने के लिए, तो उनके लिए वो मुभा दिलाई जाएगी। लेकिन एकता का परिचय तौर पर भारत संघ की बनाई हुई शक्तियां, इन शक्तियों में सभी भूप्रदेश समाहित होगा, जो भारत संघ होगा। उसके बाद देखते हैं सरकार के सभी स्रोत भारतीय मतदाता की ओर से आएंगे, सभी शक्तियां, सभी प्राधिकार। इस मुद्दे पे देखते हैं हम, यद्यपि भारतीय संघ इतने बड़े भूभाग पे स्थापित होता है, तो कुछ शासन बनाने होंगे, प्रशासन भी बनाना होगा, कुछ स्थितियां भी बनानी होगी, कुछ प्राधिकार भी बनाने होंगे, संसद भी बनानी होगी, मंत्रिमंडल भी बनाने होंगे। ये सभी बातें कुल मिला के शासन का निर्माण हो भारत संघ के लिए, मंत्रिमंडलीय निर्मित समिति हो, प्रशासन के हाई ऑफिसर हो, प्रशासन ऊपर से लेकर नीचे तक हो, ये सभी के लिए कुछ प्राधिकार के तौर पर हो। इन सभी स्थितियों के लिए मुख्य आधार वही होगा भारत की जनता। अब भारत की जनता का मुख्य आधार इन सभी स्रोतों के लिए इसी तरह से होगा कि चुनाव के बाद प्रत्यक्ष तौर पर जनता जनार्दन द्वारा नियुक्त किए गए चुनवाकर आए हुए रिप्रेजेंटेटिव वे ही काम करेंगे ये शासन बनाने का। उसके बाद में प्रशासकीय अधिकारियों की या कर्मियों की नियुक्ति करने का, कुछ प्राधिकारिक होंगे, कुछ प्राधिकरण होगा। ये सभी शक्तियां केवल एकमात्र भारत की जनता होगी, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। इसके बाद में देखते हैं हम, इसमें सभी को, सभी देशवासियों को राजकीय, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों को संरक्षण दिलाया जाएगा एवं सभी को तीनों भी स्थितियों में स्वतंत्रता दिलाई जाएगी। ये भी उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा था। उसके बाद देखते हैं हम सुरक्षितता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति अवसर। इस देश में भारत संघ में सभी नागरिकों को समान अवसर दिलाए जाएंगे, किसी के साथ भेदभाव न करते हुए। सभी की सुरक्षितता अक्षुण्ण रखी जाएगी, किसी को भेदभाव न करते हुए। सभी के स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा और सभी को सामाजिकता के तौर पर, एजुकेशन के तौर पर और आपके उद्योग धंधे के तौर पर सभी को समान अवसर भी दिलाए जाएंगे, स्वतंत्रता भी सभी को दिलाई जाएगी। उसके बाद देखते हैं इस संघ के अंतर्गत आने वाले ब्रिटिश व्याप्त भारत भूखंड
नरेंद्र व्याप्त देशी रियासती व्याप्त भारत भूखंड जो संघ में बाहर से शामिल हुए हैं, इन सभी जगहों के सभी लोगों को पूरे भारत भ्रमण की छूट दिलाई जाएगी। किसी के साथ कहीं भी जाने के लिए रुकावट ना होगी। इसके बाद संघ की एकता अक्षुण्ण रखी जाएगी। अरे पूरे संघ को एकात्मकता का स्वरूप दिलाया जाएगा। पूरी एकता के साथ कामकाज चलेगा जो केंद्र शासित प्रणाली से पूर्ण है। इसके बाद अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजाति वर्ग को पूरा पर्याप्त मात्रा में सुरक्षितता प्रदान की जाएगी। डोंगरी पहाड़ी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, इन पिछड़े क्षेत्र, इन सभी एरिया के लोगों को पूरी मात्रा में सुरक्षितता प्रदान की जाएगी जो सामान्य तौर पर दिलाई जाती है सभी नागरिकों को। इसके बाद में अवसर भ्रमण विश्वास एक संघ इस प्रकार का प्रस्ताव संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को डाला था। 13 दिसंबर 1946 को, जो संविधान बनाने के पीछे है। और यह प्रस्ताव सभा ने लगभग, इसके बाद में देखते हैं हम, प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य पत्रिका, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा संविधान सभा के सामने रखा गया पटल पे उनके भाषण के सहित। और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया। अब लगभग देखते हैं हम 13, 17 और 22, लगभग 39 दिन के अंतर्गत पूरा विचार विमर्श होने के बाद इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकारा है। एक बहुत बड़ी घटना हमारे भारत संघ के अंतर्गत आने वाला दिन 22 जनवरी 1947 में है। अब इसके बाद में प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद संविधान सभा ने जन कल्याण, विश्व कल्याण, भारत भूमि को अपना वो पवित्र स्थान जो पुराना था वो दिलाने की कोशिश एवं भारतीय संघ के अंतर्गत आजादी प्राप्त होने के बाद शासन एवं प्रशासन चलाने के लिए कौन कौन सी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा या कौन कौन सी स्थितियों को संभालने के लिए सबसे पहले भारत देश, भारत की भूखंड अखंडता, एकता, अक्षुण्णता, उसके बाद में भारतीय जनता, उसके बाद में घटक राज्य, ये सभी, उसके बाद में सामाजिक कल्याण, सामुदायिक विकास, ये सभी स्थितियां तथा शासन बनाना, शासन की ओर से सरकार चलाना, शासन चलाना, प्रशासन के लिए प्राधिकरण तैयार करना, प्रशासन को संभालना, प्रशासन के जरिए देश में एकता, अखंडता, सुरक्षितता, नागरिकों का सामाजिक कल्याण, नागरिकों की सार्वजनिक तौर पर पूरी मात्रा में व्यवस्थाएं, रोजगार, कृषि, उद्योग धंधे एवं देश को संभालने की वे सभी स्थितियां जहाँ पे अमन चमन रहे, इसके लिए संविधान सभा द्वारा विविध विषयों पे कमेटियां यानी समितियां बनाई गई थी। जो समितियां लगभग 18 अंकों में थी, जैसा कि संविधान समिति, झंडा समिति, महिला समिति, अल्पसंख्यक पिछड़ी समिति, उसके बाद राज्य घटना समिति,
उसके बाद प्रारूप समिति। ऐसा लगभग 18 समितियों का स्थापना संविधान सभा ने आए हुए चुने हुए सब सदस्यों के द्वारा समिति में 7 से लेकर 11 सदस्य ऐसी 18 समितियां बनाई थी। और सबसे महत्वपूर्ण समिति बनी थी प्रारूप समिति, जिसे संविधान का निर्माण करना था। ड्राफ्टिंग समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी कहलाया जाता है। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी को सहयोगतावश ये पूरी 18 कमेटियां विभिन्न विषयों पे अपना अपना विचार प्रदर्शित करने हेतु, सहयोग देने हेतु बनाई गई थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी को सहयोग देने वश बनाई गई थी। तो जरा देखते हैं हम क्या क्या बात थी। प्रारूप समिति की स्थापना आजादी प्राप्त होने के बाद हुई। ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना 15 अगस्त 1947 के पहले नहीं हुई, जबकि 46 में संविधान सभा द्वारा हमारे सब कुछ कार्य प्रणाली शुरू हो चुकी है। प्रारूप समिति की स्थापना, ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना यहाँ पे 29 अगस्त 1947 को हुई, जब हमें 15 अगस्त को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसके बाद 12वें दिन 15 और 17, 15 अगस्त के बाद में 29 अगस्त 1947 को हमें संविधान सभा ने प्रारूप कमेटी की स्थापना की, जिसमें डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी को प्रारूप समिति के चेयरपर्सन बना दिए गए। उसके अंतर्गत और कोई अन्य सदस्य थे, जो कि थे N. गोपाल स्वामी अयंगार, उसके बाद कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला एवं N. माधवराव, T.T. कृष्णमाचारी। इतने सारे सदस्य मिलाकर हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्यकलाप शुरू हुआ, जो 29 अगस्त 1947 से शुरू हुआ। प्रत्यक्ष तौर पर संविधान निर्माण का कार्य भारत देश के लिए अभी तक ये स्थिति लाने के लिए अभी तक इतना सारा कार्यकलाप हमारे संविधान सभा को करना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे शुरू होती है हमारी समिति। अब देखिए 29 अगस्त 1947 को जब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी द्वारा चेयरपर्सन स्वीकारने के बाद इस देश के लिए जब संविधान बनाया जाएगा, तो सबसे पहले मैंने जैसा कहा था कि भारत संघ की सुरक्षितता महत्वपूर्ण है। उसके बाद भारत एक अखंड देश, इसके अंतर्गत आने वाली जीती जागती जनता, लोग, इनके प्रति विश्वास पूर्वक स्थितियां जीवन यापन करने के लिए एवं शासन प्रशासन, स्थिरता, अखंडता, एकता, विकास, कृषि का विकास, इंडस्ट्रीज का विकास, एजुकेशन का विकास, ब्यूरोक्रेसी का विकास, इस सभी के बारे में तथा इस देश की बाहरी सीमा, अंतर्गत सीमा, पर्यावरण, जंगले, सभी के विषयों के ऊपर विचार करके इन्हें काम करना शुरू कर दिया था। अब देखते हैं इसके बाद में हम क्या होता है। लगभग 29 अगस्त 1947 को इतने जनों के द्वारा की गई समिति, इन्होंने 24 जनवरी 1950 तक 24 जनवरी देखिए 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की रचना
एवं 26 नवंबर 1949 तक आखिरी यात्रा। ये 2 दिन याद रखना। यहाँ से शुरू हुआ है अपना संविधान दिन का पहला दिन, जो संविधान का संवैधानिक सभा का नहीं, संविधान का पहला दिन का कार्यक्रम यहाँ से शुरू होता है हमारा 29 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949, 2 साल 11 माह 18 दिन। तो सबसे पहले सहयोगी कमेटी के आए हुए प्रस्ताव और ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा भारत संघ को छोड़कर लगभग 60 देशों का दौरा करके वहाँ के संविधान की तुलनात्मक स्थितियां एवं पढ़ाई, ये काम पहले किया। एक कमेटी ने 60 देशों के संविधान का पढ़ाई देखा गया, अवलोकन कराया गया कि इनमें से क्या क्या वो स्थितियां, वो बातें हमने हमारे संविधान में लेना चाहिए। इनकी लगभग 2 साल 11 माह 18 में 2 साल 11 माह 18 दिन में 11 मीटिंगें हुई संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी की, 11 बैठक हुई और उसके बाद में प्रारूप बनने के बाद इसके ऊपर 114 दिन तक विचार विमर्श चला। प्रारूप बनने के बाद उस प्रारूप को सभा में 114 दिन तक लगभग विचार विमर्श करने के लिए रखा गया। तो इसकी स्थितियां कहां से कहां तक थी? 29 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ड्राफ्टिंग कमेटी या संविधान निर्माण की स्थितियां, वो दिन कौन कौन सी स्थितियों में से गुजरे, इसके बारे में जरा देखते हैं हम। 24 जनवरी 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ। इसके ऊपर लगभग ऐसा लिखा गया है 64 लाख रुपया खर्चा आया था भारतीय रुपये में। उस समय जब हमारा संविधान बना तो ड्राफ्टिंग कमेटी कार्य एवं संविधान सभा का कार्य एवं पूरी संविधान निर्मित तक 64 लाख रुपए खर्चा आया था। इसके बाद देखते हैं हम, ड्राफ्टिंग कमेटी ने अन्य सहयोगी कमेटियों द्वारा आए हुए प्रारूप के ऊपर सोच विचार करके 60 देशों की राज्य घटना का तुलनात्मक अवलोकन करके एवं भारत शासन अधिनियम 1935 का कुछ सोच समझकर भाग करके, कुछ भाग का विचार करके पहला स्वरूप 24 जनवरी, पहला स्वरूप 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सामने पहली बार पेश किया। 29 अगस्त 1947 को कामकाज शुरू ड्राफ्टिंग कमेटी का। सब कुछ होने के बाद पहली बैठक 4 नवंबर 1948 को पहली बार संविधान सभा के सामने पेश किया, जिसके जरिए से हमारा संविधान किस तरह से बन रहा हो, इसकी चर्चाएं व्यापकता के तौर पर देशवासियों तक पहुंचे। पहली बैठक 4 नवंबर 1948, उसके बाद ये बैठकें 5 दिन चली, 9 नवंबर तक चली, पहली चर्चाएं हुई। उसके बाद कुछ समय का विराम हुआ। विराम होने के बाद दूसरी चर्चाएं 15 नवंबर 1948 से लेकर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 नवंबर 1949 तक चली। यानी बहुत लंबे फैसला था और इस लंबे फैसला में सभी देशवासियों को निर्देशित कराया गया था संविधान सभा की ओर से कि देशवासियों की ओर से यदि भी कोई सुझाव हो, संशोधन हो, अगर आते हैं तो इसे
सोच लिया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे हमें लगभग संशोधन प्रस्ताव आए और ये प्रस्ताव 17 नवंबर 1949 तक आए, जो 1753 थे, जो 7653 थे। संविधान सभा ने 4 नवंबर 1949 को 4 नवंबर 1948 को पेश किया। उसके बाद दूसरे वाचन में भी पेश किया। उस समय हमें 76 से 53 प्रस्ताव आए थे। संविधान में सुझाव थे, उसके बाद में संशोधन थे इसके लिए। लेकिन समय के कमी से 2473 प्रस्तावों पे संविधान सभा द्वारा विचार कराया गया, जो कम मात्रा में थे। इसके बाद 9 नवंबर तक 15 से 17 हो चुका है। अब इसके बाद तीसरा वाचन आया है 14 नवंबर 1949, लास्ट डे पे संविधान बनने की, यहाँ पे थोड़ा ख्याल रखिएगा। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक पूरी मात्रा में चर्चा है। 14 नवंबर 1949 में प्रारूप के ऊपर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन मिस्टर B.R. आम्बेडकर जी द्वारा पूरी तरह से तैयारी करके इस दिन को उन्होंने 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सामने पेश किया और उसके ऊपर वाचन किया। और इस वाचन में अंतिमतः 26 नवंबर 1949 को B.R. आम्बेडकर जी द्वारा, जो चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उनके द्वारा संविधान सभा में इस अल्पाज का एक प्रस्ताव रखा गया, जो आप देख रहे होंगे। The Constitution as settled by the Assembly be passed। इस नाम का प्रस्ताव रखा गया। सब होने के बाद अंत में यह प्रस्ताव था, The Constitution Assembly, the Constitution as settled by the Assembly be passed। इस नाम का प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा के सामने संविधान का वो कच्चा प्रारूप रखा गया, जिसे संविधान सभा को सम्मति देनी थी। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा ने लगभग 299 में से 284 सदस्य हाजिर थे। जिस समय संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को आयस दिलाया गया, स्वीकारा गया, अंगीकृत कराया गया, पास किया गया इस प्रस्ताव को, उस समय हमारे संविधान सभा में 299 में से 284 रिप्रेजेंटेटिव हाजिर थे। केवल मात्र किसी कारणवश 15 रिप्रेजेंटेटिव संविधान सभा के गैर हाजिर थे। इस तरह से हमारा संविधान बना है, इस तरह से हमारे संविधान की रचना कराई गई है। और ये संविधान ने हमारे देश को एकता, अखंडता एवं अक्षुण्णता प्रदान की गई है। इस संविधान ने हमारे देश के साथ साथ देशवासियों के लिए हर किसी को स्वतंत्रता, समता, उसके बाद कानूनन संरक्षण, सभी को प्रचुर मात्रा में अपने आप को स्वतंत्रता के साथ साथ तरक्की के प्रति भी ले जाने का रास्ता सभी को सुअवसर प्रदान किए हैं। हमारा संविधान लगभग यहाँ पे दिलाया गया है। इस अभी तक जितने भी देशों के संविधान बने, उन सभी देशों के संविधानों से बहुत बड़ा संविधान है, जो 26 नवंबर 1949 के दिन स्वीकृत किया गया। उस समय हमारे संविधान की लफ्जों की संख्या
कुल मिला के 85,000 बताई गई है। 85,000 एवं संविधान ने हमें शुरुआती तौर पर 395 अनुसूचियां एवं 395 शिष्टे अनुसूचियां एवं 8 परिशिष्टे इतनी उपलब्धि दिलाई है। 395 अनुसूचित आर्टिकल्स में भारत देश, उसका भूप्रदेश, ऊपर वाला क्षेत्र, नदी नाले, नदियां, जंगले, ऊपर वाला क्षेत्र, आकाश का क्षेत्र एवं अंतर्गत आने वाले वे सभी स्थितियां जो भू के अंतर्गत है, जीता जागता इंसान जिसके प्रति पूरी मात्रा में सुरक्षितता, स्वतंत्रता, तरक्की के अवसर एवं न्याय, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय स्वतंत्रता, भाषण स्वातंत्र, परिभ्रमण, विश्व भ्रमण सभी के लिए पूरी मात्रा में सुरक्षितता प्रदान की गई है। अंत में B.R. आम्बेडकर जी के नेतृत्व में इस देश को जो संविधान प्राप्त हुआ है, वो संविधान के मुताबिक ये देश पूरी मात्रा में एकता, एकात्मता के साथ चल रहा है और सभी स्थितियों में देश के हर नागरिक खुशहाली मना रहे हैं। तो आज सभी को राष्ट्रीय सिंहासन IAS एकेडमी की ओर से मैं दिलीप सुरो से 26 नवंबर संविधान दिन एवं लॉ डेज, जिन्होंने वकील लॉबी ने इस दिन के लिए भी बहुत मात्रा में कार्य किया है, उन्हें हम नहीं भूल सकते। थैंक यू। आज के संविधान दिन की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।